मैं एक वैद्य हूँ, आयु का स्वामी नहीं हूँ, स्वास्थ्य का रक्षक हो सकता हूँ। पर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जो मर गया उससे मैं फेमस हुआ, जो ठीक हुआ उसके बारे में कोई बात ही नहीं। हाँ। जब जेम्स गोल्ड स्मिथ ने मुझे बुलाया, उनका जहाज में लेने आता था, ये खबर बन गई, अखबारों ने छापना शुरू किया। पढ़ा मैंने कल। पर जब गरीब झोपड़ी का जो इलाज करता हूँ उसका क्यों नहीं छापा? आयुर्वेद का एक बहुत ही रिच इतिहास रहा है, डिटेल्ड उसकी एक जर्नी रही है, वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है ताकि हम उसको सीरियसली लें। जर्नी बहुत बड़ी है, पर जब तक इस देश का वैज्ञानिक, देश की सरकार झकझोरेगी नहीं और जनता नहीं झकझोरेगी, हमें रिसर्च बेस्ड आयुर्वेद चाहिए। एविडेंस तो हो गया, अभी तक नारा दिया गया है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय आविष्कार का नारा बाकी है। तब ये देश फिर से सोने की चिड़िया में पहुंचेगा जहाँ पे था कि एक दवा को भी अगर हमने सिद्ध कर दिया, एक दवा को भी किसी ऐसी बीमारी पे जिसका दुनिया में इलाज नहीं है, तो लोग इस आयुर्वेद रूपी समुद्र में गोता लगाएंगे, मछली नहीं पकड़ेंगे, हीरे ढूंढ के लाएंगे। नमस्ते वैद जी। नमस्ते। वैद जी, हमने पिछले कुछ समय में बहुत सारी बातें करी हैं। हमने पैंक्रेटाइटिस के बारे में, हमने फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में, हमने एलर्जिक राइनाइटिस, माइग्रेन, जिन जिन बीमारियों पर आप काम करते आए हैं उन सभी के बारे में हमने इनफ चर्चा करी है और साथ ही बात करी है और अपने स्टैट्स शेयर करे हैं। आज जो मैं आपसे एक चीज़ सीखना चाहता था, जैसे मैं एक इंसान हूँ जो बहुत कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानूँ, समझ सकूँ कि किसी चीज़ का इतिहास क्या रहा है, कोई चीज़ अगर आज एग्जिस्ट करती है तो उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो मैं आज आपसे एक चर्चा करना चाहता हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वो कहानी सुनाएं जो आयुर्वेद की कहानी है, कि आयुर्वेद कहाँ से शुरू हुआ, किस जगह से इंसेप्शन हुआ आयुर्वेद शब्द का, और कैसे वो इवॉल्व होके आज 21वीं सदी में 2025 में हमारी मॉडर्न जिंदगी में रेलेवेंट है और अगले 200 साल, 300 साल या 500 साल तक रेलेवेंट रहने के लिए उसको क्या करना होगा। हर्ष जी, धन्यवाद आपके एक खूबसूरत सवाल के लिए। पर इस सवाल में दो चीजें हैं, एक तो इतिहास की बात है और दूसरा भविष्य की बात है। मुझे ना इतिहास में रुचि है, ना भविष्य में रुचि है, और इसके लिए मैं एक छोटा सा चुटकुला सुनाना चाहूंगा। एक स्कूल का पैनल इंस्पेक्शन हो रहा था, तो इंस्पेक्टर आए, वो क्लास में गए और टीचर पढ़ा रहे थे, तो उसने कहा कि बच्चों से सवाल पूछना चाहता हूँ। उन्होंने एक बच्चे से सवाल पूछा, एक बच्चे से, कि राजा जनक के दरबार में वो जो शिव जी का धनुष रखा था किसने तोड़ा? तो एक बच्चा खड़ा हुआ जिससे पूछा था उन्होंने, बोले मास्टर जी मेरे को नहीं पता, मैं तो बाथरूम गया हुआ था। क्लास के वॉलंटियर से पूछो, वो बता देगा। तो मास्टर जी उनको, पैनल इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने टीचर से पूछा कि क्या पढ़ाते हैं यहाँ पर? बोले साहब मेरी नौकरी तो यहाँ पर 1 महीने की है, अब जो भी पता होगा किसने तोड़ा क्या नहीं तोड़ा वो प्रिंसिपल साहब को तोड़ा होगा, बस प्रिंसिपल साहब को पता होगा। तो पैनल इंस्पेक्टर दम दमाते हुए प्रिंसिपल साहब के कमरे में पहुंचे। बोले प्रिंसिपल साहब आपके स्कूल का तो हाल ही खराब है, बच्चे को कुछ नहीं पता, बच्चे के मास्टर को क्या नहीं पता। प्रिंसिपल साहब बोले तशरीफ रखिए, मसला क्या है? धनुष तो टूटा है ना, तो उसकी भरपाई करा देंगे। तो आयुर्वेद कितना पुराना है, कहाँ से पुराना है? कोई कहता है 5,000 साल पुराना है, कोई कहता है हम सबसे पुराने हैं, और कल को क्या होगा जो किसी को नहीं पता। परंतु मैंने अपनी जिंदगी में एक ही चीज सोची है कि वर्तमान ही हमारा पास्ट बताता है और वर्तमान ही हमारा फ्यूचर एस्टेब्लिश करता है, क्योंकि इतिहास के बारे में
google.com पे सब मिल जाएगा। और फ्यूचर के लिए आजकल एक क्या है, AI आया हुआ है कुछ, या ग्रॉक 3 आया हुआ है, ये सब बता देंगे। आप मेरे से मेरी ज़िंदगी का इतिहास अगर पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि मेरी ज़िंदगी का इतिहास 14 मार्च 1959 से शुरू होता है, जिस दिन मैं अपने माता पिता स्वर्गीय बच्चन प्रकाश और स्वर्गीय शशि मूर्ति के घर में पैदा हुआ था। पिताजी वैद्य थे, तो वैद्यक का इतिहास मेरा इतिहास वैसा ही है जैसे मछली का जन्म पानी में होता है। मेरा जन्म एक वैद्य के घर में हुआ, ये मेरा इतिहास है। जैसे हमने बोला कि जब हमने कभी अमर की बात करी तो हमने बात करी कि उसमें पारा, गंधक और तांबा मिलके वो बना है। बट हमने बताया कि पारा शिव के बराबर है, गंधक पार्वती के बराबर है, और तांबे पे उनका समागम होता है। अब किसी भी चीज़ के इतिहास को जानने का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप ये समझ सको कि वो किस जगह पे पैदा हुआ और वो कैसे यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि उससे हमें ये भी समझ आता है कि कौन सी, जैसे डार्विन का सिद्धांत है कि कुछ चीज़ें जो आप नहीं इस्तेमाल करोगे वो पार्ट्स खत्म हो जाएंगे, जैसे हमारी टेल बोन। अब ऐसे ही एवोल्यूशन हुआ ना, आयुर्वेद का भी एवोल्यूशन हुआ। तो मैं समझना चाहता हूँ कि जो भी, जैसे आपने पढ़ाई करी होगी, आपने एज समबडी जिसने वैदक की पढ़ाई करी है, आपने आयुर्वेद के बारे में पढ़ा होगा, आयुर्वेद के इतिहास के बारे में पढ़ा होगा, आयुर्वेद कैसे इस्तेमाल होता है उसके बारे में भी पढ़ा होगा। मैं इतिहास को जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज मुझे जब भी मैं आयुर्वेद की बात करता हूँ या आयुर्वेद को समझता हूँ आज के ज़माने में, तो मेरा आयुर्वेद को लेके कोई बहुत बड़ा ओपिनियन नहीं है। मेरा ओपिनियन कभी भी ये नहीं था कि यार आयुर्वेद ऐसे इवॉल्व हुआ है, ये हुआ है। हमें लगता था कि कुछ 4 या 5 बाबा होंगे जो बाबा आके कुछ बता देते हैं, वही आयुर्वेद है। बट आयुर्वेद का एक बहुत ही रिच इतिहास रहा है, बहुत ही, क्या कहना चाहिए, डिटेल्ड उसकी एक जर्नी रही है। वो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसको सीरियसली लें। हमारा जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता या इतिहास है, इसमें वेदों का उल्लेख आता है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसमें आयुर्वेद एक वेद का उपवेद माना गया है। तो ये वैदिक काल की बात है। और वेद लिखने वाला एक व्यक्ति था, विद्वानों का समूह था। फिर ये इतिहास की बात हो गई, पर हमको ये विरासत में मिला है। विरासत में मिला है मतलब जैसे किसी को विल में मिलता है ना, कि वसीयत में मिला है। वसीयत में विरासत, जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, महापुरुष हैं, वो हमारे देश की धरोहर के तौर पर दे गए हैं। और बहुत सारी कहानियाँ हैं, ब्रह्मा का मुंह, दक्ष प्रजापति, अश्वनी कुमार, इंद्र देवता, समुद्र मंथन, बहुत सारी कहानियाँ इससे जुड़ी हुई हैं। तो इतिहास इसके ऊपर बताया ना, अंतहीन है, क्योंकि ये श्रुत शास्त्र है। श्रुत माने जो बोला गया है। कुछ लोगों ने इसके बारे में PhD, रिसर्च, अनुसंधान करके इसके बहुत बहुत समय काल किया है। तो जिस तरह ये ज्ञान है, ये ज्ञान एक दिन में विकसित नहीं होता। बहुत सारे लोगों के अनुभवों और उनके ऑब्जर्वेशन के आधार पर इसको लिपिबद्ध किया गया है। और लिपिबद्ध चीज़ें तभी होती हैं जब वो तथ्य वाली हो जाती हैं। और ये जब आयुर्वेद लिखा गया तो जाहिर है उस समय की जो भौगोलिक या हमारी पारिवारिक, सामाजिक, ये सब स्थितियाँ डिफरेंट थी। हमारा खान पान, रहन सहन, अब इस तरह के आम लोग अलग तरीके से रहते थे। और आयुर्वेद भी 2 तरीके का, एक राजाओं का, एक पब्लिक का, इस तरह का लिखा गया है। ये सब चीज़ें लिखी गई, पर मैं इन सब चीज़ों में ना जाके ये देखूंगा कि मेरे को विरासत में वैदक मिली, मेरे घर से मिली, क्योंकि पिताजी करते थे। और मेरे लिए, मैं फिर बोलता हूँ कि मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं, मेरे माँ बाप, क्योंकि पैदा करने वाले, पालन पोषण करने वाले या कूटा काटी करने वाले सब मेरे माँ बाप ही हैं। उन्होंने किया और मैं उससे प्रभावित हुआ। प्रभावित क्यों हुआ? क्योंकि उसका बेनिफिशियरी भी था। फिर मैंने उससे लोगों को ठीक होते हुए भी देखा।
अब इतिहास चाहे जैसा भी हो, वर्तमान में मुझे मजा नहीं आया। वर्तमान में आपको आयुर्वेद में मज़ा नहीं आ रहा? वर्तमान में आयुर्वेद में मजा आया, पर आयुर्वेद की स्थिति से मजा नहीं आया। जैसे हम कभी सोने की चिड़िया थे, ठीक, आज हम कहते भी है कि हम चौथी आर्थिक शक्ति बन गया, परंतु मैं यहाँ यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पे यूपी के गांव में रहता हूँ, ठीक है। ये बात है कि सरकार ने एक मिनिमम वेजेस तय किया हुआ है, पर मिनिमम वेजेस पर क्या नौकरी उपलब्ध है? उसके आधे पे भी वर्कर लोग हाथ गिड़गिड़ाते हैं कि हमें काम पे रखो। तो हम उसी आयुर्वेद की बात करें कि जो आयुर्वेद शाश्वत है, आयुर्वेद बहुत महान है, समाज में उसकी क्या स्थिति है? और वो दिखता है कि जब नीट का एग्जाम होता है तो एमबीबीएस के लिए मारामारी होती है। ये बात ठीक है कि कुछ लोग एमबीबीएस छोड़ के बीएमएस में आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, पर वो क्यों आ रहे हैं? किस मत को मानने वाले हैं? परंतु अगर इन जनरल आप देखेंगे तो उसकी कीमत ज़्यादा है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी ज़्यादा है। मेरे पास एक लड़का आता है जो 9 साल उसे बीएमएस करा हुआ हो गया, और 9 साल के बाद उसका एमबीबीएस में दाखिला हो जाता है। मैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करता हूँ, मेरी प्रैक्टिस को भी देखता है, मेरी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति भी देखता है, फिर भी वो एमबीबीएस में चला जाता है 9 साल के बाद। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोला जी मेरी शादी अच्छी हो जाएगी। सामाजिक स्थिति। तो हमको इतिहास कुछ भी हो, वस्तु स्थिति को देखना पड़ेगा, और वस्तु स्थिति आयुर्वेद की इफेक्टिव होते हुए भी वो समाज में लोग उत्सुक हैं, देखते हैं, पर क्या है ना कि वो ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिसका एलोपैथी में इलाज नहीं है। वो सोचते शायद आयुर्वेद चमत्कार के तौर पर आयुर्वेद की स्थापना है। मेरा आयुर्वेद में अगाध श्रद्धा है। अगाध श्रद्धा इसलिए है क्योंकि मैंने आयुर्वेद को चमत्कार के तौर पे नहीं, विज्ञान के तौर पे काम करते हुए देखा। क्योंकि चमत्कार एक बार हो सकता है, पर अगर कोई चीज़ बार बार हो रही है, इसके पीछे विज्ञान है। जैसे न्यूटन ने पेड़ से फल को नीचे गिरते हुए देखा, एक बार देखा, 2 बार देखा, जब देखा सब चीज़ें नीचे आ रही तो उसने कहा इसके पीछे विज्ञान है। तो इसी तरह मैंने आयुर्वेद को कभी चमत्कार के तौर पर नहीं देखा। मैंने देखा कि कुछ पर्टिकुलर बीमारियों पर मेरे पिताजी ठीक करने में सक्षम है, तो मेरे लिए आयुर्वेद विज्ञान हो गया, ठीक। और इसके पीछे जो विज्ञान है उसको जानने की उत्कंठा मुझे बीएससी करने के बाद आयुर्वेद में ले आई, और वो उत्कंठा के तहत मैं काम कर रहा हूँ। सीमित साधन है, संसाधन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु कुछ मैं कर पाया हूँ। जैसे हम चीज़ें लेते हैं और दवा बनाते हैं, हमको पता तो है क्या डाल रहे हैं, पर बन क्या गया हमको नहीं पता। तो मुझे 1987 का एक किस्सा याद आता है। पहली बार मैं देश में किसी राजनीतिज्ञ से मिला। नाम डॉक्टर के.आर. नारायणन, पद विज्ञान, केंद्रीय विज्ञान मंत्री, भारत सरकार, जगह 12 सफदरजंग रोड, दिल्ली, तारीख 21 सितंबर 1987। क्यों? क्योंकि एक बच्चा मेरे हाथ से ब्लड कैंसर का ठीक हुआ, जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद रिलैप्स हुआ था। लंदन में 3 हफ्ते बोल दिए थे। 1 साल के बाद वो लंदन का डॉक्टर हिंदुस्तान आया। जब उसे सारा किस्सा पता चला, बोला मैं जाऊंगा, नुस्खा लेके आऊंगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट निकालूंगा। वो उनकी सोच है। वो आए यहाँ पर, 10 दिन रहे, मेरे को कहा भी कि आप बाहर चलो, हमारे साथ काम करो, पर गवारा नहीं हुआ। पर वो बोल के गए कि इस मुल्क में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं के बराबर। बात उनकी सही थी, क्योंकि आज मैं 2025 में हूँ, मैं उनकी बात को समझ सकता हूँ। और खुद, और उस समय जब ये सब हो गया तो नारायणन साहब को किसी तरह इस विजिट का पता चला। मैंने कोई पब्लिसिटी नहीं की थी, पर बात ऐसी थी कि कोई विदेशी डॉक्टर, कैंसर एक्सपर्ट हिंदुस्तान गया है। तब उन्होंने बड़े कौतूहलवश और खुशी के तहत मुझे बुलाया। मैं गया, मुझे बधाई दी उन्होंने, और मेरा उनसे एक जवाब था,
मैंने कहा सर आप मुझे बधाई क्यों दे रहे हो? मैंने चांदी, पारा, गंधक, हड़ताल लेके दवा बनाई, घोटा घाटी की, फिर इसमें 2 जड़ी बूटी मिलकर दवा बना दी, इससे पारा गंधक लेके मैंने अग्नि जारण करके दवा बनाई। ये तो मुझे पता है कि सर मैंने डाला क्या, करा क्या, ये भी पता, पर क्यों किया ये नहीं पता। और ये बन क्या गया पाउडर? मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ सर, मुझे ये नहीं मालूम कि इसकी केमिस्ट्री क्या है। फिर मैंने इसको डोज दी थी, मैं लगता है मेरा तुक्का लग गया, इफेक्टिव डोज क्या है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब तक खानी है, इसकी ड्यूरेशन क्या है। ये सवाल मेरे जहन में थे। नारायणन साहब बहुत ही विद्वान आदमी थे, वो बाद में कई बार बोले कि मैं तो पहली मुलाकात में ही इस पालक का फैन हो गया। मेरे से 44 साल बड़े थे। आप बोले तब क्या 28 साल के 27 साल के 28, होंगे? और वो 64 प्लस थे, तो 66। तो बोले मेरे सामने एक वैद्य नहीं था, एक वैज्ञानिक था जो क्वेश्चन लेके बैठा था। मेरी वही उत्कंठा मुझे लेके आई और मैं उसके लिए प्रयासरत था। आज मैं थोड़ा बहुत जान पाता हूँ कि जो मैं डालता हूँ वो क्या बन जाता है, और उसके लिए मेरे पास मॉडल है 2-4 दवाइयों का। तो मैं उसी में लगा रहा, क्योंकि इतिहास को गाड़ता रहूँगा, खोदता रहूँगा। कई लोग मिलते हैं ज़िंदगी में कि है ना, जो शहर है ना आधा हमारा था और साइकिल पे घूम रहा है, उससे क्या फ़ायदा है। आपका भूतकाल बहुत अच्छा था और भूतकाल बहुत ख़राब था। मेरा भूतकाल क्या था? मैं अपना लेडी साइकिल पे घूमने वाला आदमी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता हूँ, तो उस पास से तो कुछ नहीं हुआ ना। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, बड़े बड़े घर थे उनके, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, आज सड़क छाप बैठे हैं। तो आपका पास्ट हो सकता है, आपका इतिहास हो सकता है, पर जो कुछ है वर्तमान है, और कल हमारे वर्तमान पर टिका है। अगर हम आज के आयुर्वेद को विज्ञान के साथ जोड़े के बगैर काम नहीं करेंगे तो ये आयुर्वेद केवल वेलनेस वाला, मसाज वाला, कॉस्मेटिक वाला, इसी में चितर जाएगा। हमको इसको असाध्य रोगों को ठीक करने वाले आयुर्वेद के तौर पर, प्रमाणिक तौर पर सिद्ध करना होगा। तो भविष्य ही भविष्य है, देश का भी और आयुर्वेद का भी। प्रकाश तो जी ने मेरी कहानी 1984 से शुरू नहीं होती। मेरी जिंदगी शुरू होती है जब मेरी आँख खुली। मैंने देखा मेरे घर में सामान्य काम धाम होते हैं, जिसमें एक गाय भी है, घर का काम धाम होता है, और एक ही दवा बनती है। कभी इमाम दस्ता कुट रहा है, कभी सिलबट्टा पीस रहा है, कभी चक्की में चूरन पीस रहा है, और हम उसके सहभागी थे। तो हम उस समय चाइल्ड लेबर नहीं थी, और घर का काम करने में चाइल्ड लेबर का लॉ भी नहीं होता, पर हम सब वॉलंटरी थे, क्योंकि हमको मज़ा आता था कि हमारे माँ बाप करते हैं हम भी करते हैं। जैसे पंक्चर लगाने वाले का बच्चा पंक्चर लगाता है, तो चक्की चलाना, इमाम दस्ता लगाना, या किसी चीज़ को धोना, या पिताजी के झावड़े जब खुले उनको हाथ लगाना, ये सब हम करते थे। तो ये एक परंपरा के तौर पर मैं सीखता आया, और थोड़ा और बड़ा हुआ तो और अच्छे तरह से करा, तो थोड़ा और बड़ा हुआ तो सहायक बन गया। पहले फॉलोअर बना, अब सहायक बन गया, और धीरे धीरे दवा बनाने में मेरी मास्टरी, क्योंकि मेरी रुचि थी, वो बनती गई। और मैंने देखा कि जो दवा बन रही है, तो चमत्कार पे चमत्कार थे। कहानियाँ मैं सुनता आया, जैसे पिताजी के गुरु जी की कहानी है। 11 मार्च 1959 को एक एक्सीडेंट में गुरु जी के दाएं हाथ की कलाई की हड्डी टूट गई। डॉक्टर डोबराय स्वामी ने सफदरजंग हॉस्पिटल में, क्योंकि राष्ट्रपति जी से पिताजी का संबंध था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से, अपनी ससुराल की तरफ से, तो उनका वहाँ पर भर्ती हुई। हम मेरठ के रहने वाले थे, और उनकी 3 इंच हड्डी काट के निकाल दी गई, क्योंकि चकनाचूर हो गई थी। वो कोई हड्डी मान लगाना चाहते थे। गुरु जी योगी थे, बोले अरे भाई हमारी योग विद्या में विघ्न डलेगा, तो भाई इसको प्लास्टर लगा के छोड़ दो, कई बार बढ़ भी जाती है। योगी की वाणी। डॉक्टर साहब ने ना चाहते हुए भी, कि संक्रमण का डर है, इसका डर है, करके छोड़ दी। अब गुरुजी ने गोली अपने झोली में से निकलवाई, कहते अरे चंद्रप्रकाश हमको एक गोली खिलाओ सुबह शाम, दूध पिलाना, थोड़ा बादाम भी दे देना, घी भी दे देना। होता रहा, गुरु की सेवा करते रहे। 3 महीने बाद जब गुरुजी ने उनकी, वो जो डॉक्टर साहब ने उनका एक्सरे किया,
एक नहीं कई सारे एक्सरे कर डाले, उसमें हड्डी बढ़ी हुई दिख रही थी, पूरी हो गई थी। उन्होंने प्लास्टर खोला, सब करा, फिर देखा और सबको बुला के बोला कि मैंने अपने चिकित्सा जीवन में इस तरह हड्डी को बढ़ते हुए नहीं देखा। और उसके 3 दिन बाद मेरा जन्म हुआ, 14 मार्च को। तो ये कहानी, चमत्कार की कहानी, मेरे जन्म से 3 दिन पहले शुरू हुई। और जब 3 दिन बाद वो हड्डी जुड़ गई तो उन्होंने पैर छुए कि महाराज जी ये योग का चमत्कार है। तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने भी एक चिट्ठी लिख के लिखा हुआ है कि ये एक बहुत ही चमत्कारी पूर्ण घटना है। परंतु मेरे पिताजी के अंदर भी शायद एक वैज्ञानिक का दिमाग था। बोले योग पोग नहीं, ये गोली का कमाल है। और वो गोली फिर एक सूत्र बन गई। फिर मेरे पिताजी को गुरुजी ने एक नुस्खा दिया था 1945 में। पारा, सोना, गंधक और थोड़ा सा शंख नाभि, आखे का दूध, चित्रक की जड़ की छाल के क्वाथ में ये बनी हुई दवा। पारा बनाने में जरूर थोड़ा समय लगता था। ये दवा से मेरे पिताजी उस काल में टाइफाइड का इलाज करते थे। आज टाइफाइड कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फिर भी मौत का कारण है। पर जिस समय मेरे पिताजी टाइफाइड का इलाज करते थे, एलोपैथी में क्लोरोमाइसिन नाम की एक दवा होती थी। वो काम तो करती थी पर बोन मैरो सप्रेशन करके ऐसा कर देती थी कि डॉक्टर को दवा बंद करनी पड़ती थी कि टाइफाइड की दवाई, टाइफाइड की दवा, क्योंकि वो इतनी घातक थी। और दवा बंद करते थे तो रेजिस्टेंस पैदा हो जाता था, तो बीमारी से मर जाए। तो ऐसे समय में मरीज को मौत होती थी टाइफाइड से, और टाइफाइड के मरीज भरे रहते थे। पर इस दवा से जो पिताजी के पास थी, वो टाइफाइड को ठीक करते थे और बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। 104 बुखार में आ रहा है, सन्निपत हो रहा है, और वैद्य जी आए, वैद्य जी ने ठंडे पानी में बिठाया और डॉक्टर ने दूध बंद किया था, दूध पिलाया और मरीज ठीक हो गया। उनको भगवान की तरह पूजने वाले लोग मैंने देखे। तो एक बीमारी तो मैंने सबसे पहले ये देखी। फिर आंतों में अल्सर हो गए, खून बह रहा है, खाना पीना बंद, और वही दवा उसको भी ठीक कर रही है, वही दवा। इसके बाद एक बीमारी होती है ऑस्टियोमाइलाइटिस, बोन टीबी। उसमें एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती है क्योंकि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। और 10-10 साल से पड़े हुए मरीजों को मैंने ठीक होते देखा उसी दवा से। वही दवा टाइफाइड ठीक कर रही है, वही दवा अल्सर्स ठीक कर रही अल्सर है, ठीक कर रही है, और वही बोन और टीबी वही ठीक। बोन टीबी ठीक कर रही है। यानी कब की बात है? ये मैं समझ लो कि 64 से जो किस्सा चला आ रहा है, वो चला रहा है। ये नुस्खा था। वो पारे वाली गोली आ गई, जो हड्डी वाली गोली आ गई। उस हड्डी वाली गोली से बाबूजी ने, क्योंकि टाइफाइड के फेवर में थे, तो उनसे किसी ने पूछा जब मेरठ में आए कि ये वैद्य जी बड़े हष्ट-पुष्ट थे, बड़े हैंडसम लगते थे, बोले वही राष्ट्रपति जी के चिकित्सक हैं और अभी यहाँ पर आए हैं, बुखार का बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो एक मरीज बोला कि भाई हमारा भी एक मरीज है। उसको डॉक्टर ने बम्बई ले आने के बोला, वैद्य जी देख लेंगे। अब वैद्य जी उसे देखने गए, वैद्य जी मेरठ में। तो वैद्य जी ने देखा यार इसे टाइफाइड तो है नहीं। उन्होंने मुझे टाइफाइड मरीज का एक नुक्ता सिखाया हुआ है, जीभ देख के टाइफाइड बताना। मतलब जीभ पे? किसी के जीभ देखो और बता दो टाइफाइड है कि नहीं। अच्छा, सिखाया हुआ है मुझे। हर समय पहले ब्लड टेस्ट नहीं थे, पर दुनिया जीती थी, व्हाट्सएप नहीं थे, नगाड़ों पे जीती थी। तो उस समय उन्होंने वो नुक्ता सिखाया और उन्होंने उसे देखने के बाद बोला भाई टाइफाइड तो नहीं है इसे, मुझे लगता है इसकी मज्जा में बुखार है। मज्जा मीन्स हड्डी के अंदर। और जो दवा हड्डी को ठीक कर सकती है, कालिदास न्याय, लॉजिक, ये शायद इसको भी ठीक कर दे। उन्होंने दवा दी और मरीज ठीक हो गया, और 38 साल तक वो ठीक रहा। तो इवोल्यूशन इस तरह होते गए, प्रमाण आते गए, और ये चमत्कार नहीं थे, ये हो रहे थे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं। पर वो जब दवा खत्म हो गई तो बावजूद उस दवा को नहीं बना पाए, या तो गुरुजी याद नहीं कर पाए, या जो भी था वो दवा नहीं बनी। परंतु प्रमाण हो चुका था। सरकार भी आई, सरकार ने उन मरीजों को ठीक होते हुए देखा, पर सरकार तो सरकार है ना, कब किसको उल्टा कर दे। तो सरकार ने बोला मरीज तो ठीक हुए, पर कहना बहुत मुश्किल है कि आयुर्वेद की दवा से ठीक हुए। अबे कैसे हुए? फाइल बंद करना तो बहुत आसान है। हमारी सरकार के जो अधिकारी हैं, आई विल क्लोज द फाइल, कर दे भाई,
पर हुनर को कोई छुपा नहीं सकता। तो इसी ऊप में मैं करता गया। अब जब नारायण साहब से मेरी मुलाकात हो गई 87 में पहली। 87 में, तब मैंने उन्हें कहा, इस बीच में पिताजी गुजर गए 84 में। अब कहानी शुरू होती है, क्योंकि मेरी तड़पन एक ही है, हाउ टू ब्रिंग स्टेटेड एफिक्यूज ऑफ आयुर्वेदा इनटू मेन स्ट्रीम, दैट इज माय मिशन स्टेटमेंट ऑफ द लाइफ दैट ब्रॉट मी इनटू आयुर्वेदा। काम तो हो रहा है, पर क्यों हो रहा है? मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। एंड सन 84 तक आपकी पढ़ाई हो चुकी थी पूरी? हाँ, तो सब कुछ चल रहा था। बीएससी मेरी 78 में हो गई, और 6 साल की जो पढ़ाई थी आयुर्वेद कॉलेज की, वो एक छलावा था, क्योंकि आयुर्वेदिक कॉलेजों में आयुर्वेद नहीं था। कोई शर्म नहीं है कहने की, वहाँ डॉक्टर बनने आते हैं, जिसका एमबीबीएस में दाखिला नहीं हो वहाँ आते हैं, वो सफ़ेद कोट पहनेंगे, हम भी सफ़ेद कोट पहनेंगे, वो आला लगाएंगे, हम भी आला बनाएंगे, उनका 5 साल का कोर्स है, हमारा भी होगा, और मोटी मोटी अंग्रेजी किताब पढ़ना उसकी रुचि थी, वहाँ कोई नहीं थी। तो मैं एक जितना कम से कम समय में मैं वहाँ रह पाया, कॉलेज में रहा, पर मैं अपने पिताजी के साथ अपनी धुन में काम करता चला गया। पिताजी गुजर गए, मेरी उत्कंठा रिसर्च की चालू है। तो पिताजी गुजरे 84 दिसंबर में, और याद है कि मेरठ में एक हॉस्पिटल है, मैंने बाबूजी के हाथों से बोन टीबी ठीक करते हुए देखी थी। मैंने कहा चलो बोन टीबी भी काम करते हैं, तो ताल्लुकात ढूंढने शुरू किए। तो आपने पहला जो मतलब 84 के बाद जो पहली चीज करनी शुरू करी वो बोन टीबी पे काम? ऑस्टियोमाइलिटिस, रिकरिंग ऑस्टियोमाइलिटिस, इट इज एन इनक्योरेबल डिजीज। एंड उस पे जो अवेलेबल ड्रग्स हैं जैसे पायराजिनामाइड नहीं करती ना, अगर करती तो मैं क्या को आता। तो मैंने कहा चलो इस पे काम करते हैं। तो आई वाज लुकिंग फॉर ए प्लेटफॉर्म। तो मेरे छोटे भाई के एक दोस्त थे, राम भुवनेश जी, वो सीए कर रहे थे। उनके पिताजी सीनियर सुपरिटेंडेंट मेडिकल से रिटायर हुए थे, बहुत इज्जत थी उनकी। तो हमने उनको पकड़ा, उनको बताया, उन्होंने मेरी बात को सुना, और वो सीधे मुझे ले गए वहाँ के हड्डी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर के पास। मरीजों से भरे हुए थे, बहुत तपाक से मिले, हाँ जी मैं करूँगा, बिल्कुल ऐसे करूँगा, अरे तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, खुश हुआ कि मेरे सपनों का जगह मिल गई। और मुझे याद है कि मेरी औकात नहीं थी, पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में CRF बनवाए, क्योंकि पैसा तो कोई देने वाला था नहीं था। दवा भी कीमती थी, पर इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई है। तो वो सोने की दवा होती है, वो बनाई, और मैं लगातार मॉनिटर कर रहा हूँ, वो दवा दे रहे हैं मरीजों को, ठीक हो रहे हैं, हाँ भाई ये तो काम कर रही है। पर जो मैं चाहता था कि वो डेटा बनाएंगे, वो फार्म भरते थे, यहाँ साइन कर दिया, वहाँ साइन कर दिया, सब कुछ कर दिया, और परंतु थोड़े से फाइनल रिपोर्ट बनाने में मैं करवाता था उनसे काम। पर जिस तरीके से एक मेडिकल ट्रायल होना चाहिए, तो बाद में उन्होंने एक लेटर जरूर लिखा कि मैंने 30 मरीजों पे ट्रायल किया है, ऐसा हुआ वैसा हुआ करके दे दिया। मैं मरीजों को जानता हूँ, परंतु उसमें मेरा शोषण कुछ ज़्यादा ही हुआ। ऐसी ऐसी उनकी डिमांड थी, आज हमें ये कर दो, आज हमें वो कर दो, तो वो एक प्रोफेशन से जाके पर्सनल हो गया। मेरे घर आना, मेरे जाना, कभी DM साहब के पास बुलाना, कभी कमिश्नर के पास बुलाना। मेरा तो मकसद और था। तो जो काम 1 साल में होना था वो चलता गया चलता गया। और पर बोन टीबी पर उन्होंने एक मुझे चिट्ठी दी, ये सब हुआ। वो चिट्ठी मेरे पास एक आधार बन गया। उनके CRF कहीं पड़े होंगे अभी भी। तो जब नारायण साहब मुझे मिले तो ये किस्सा हो चुका था। एंड कितने पेशेंट्स थे वैजी 30 मरीजों का था। 30 मरीजों का। पर डॉक्टर से मैं क्या उम्मीद कर रहा था कि उसको बनाएंगे और रिसर्च पेपर लिखेंगे, पर शायद उन्हें आता ही नहीं था या रुचि नहीं होगी। पर एक वो कागज़ उन्होंने जरूर लिख के दिया, मैंने फ़ायदा किया, इससे फ़ायदा पाया। तो मैंने नारायण साहब को बताया कि सर ये दवा ऐसे ऐसे बोन टीबी में कारगर हुई है, मैं इस दवा पे काम करना चाहूँगा। तो नारायण साहब विज्ञान मंत्री थे, क्योंकि इक्का दुक्का मरीजों से काम नहीं होता है। तो नारायण साहब ने मेरा परिचय कराया CDRI लखनऊ में। मेरी बहुत आवभगत हुई, मेरे को सरकारी गाड़ी लेने आई, सरकारी गेस्ट हाउस मिला, क्योंकि मैं मंत्री का तरफ से आया हुआ था। मैं बड़ा खुश, बहुत अच्छा काम हो रहा है। दवा दे दी गई, और दवा देने के बाद पूछना चाहे तो कोई बताए नहीं। कुछ समय के बाद मुझे खबर आई वहीं के एक वैज्ञानिक ने कि कोई आपकी दवा को एनालाइज करके पेटेंट कराने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि नारायण साहब भी शायद, दिस इज 87 88। हाँ, नारायण साहब भी शायद उस समय तक
कुछ हुआ था, सरकार वगैरह बदल गई, टाइम लगता है इन सब में। तो मैंने नारायण साहब से बात की, नारायण साहब ने फिर खबर की, तब वहाँ से मुझे एक रिपोर्ट मिली कि उन्होंने उसकी केमिकल एनालिसिस वगैरह की, जो भी तरीके होते हैं, और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी की, और वो एंटी माइक्रोबियल पे खरी नहीं उतरी, पर क्लिनिकल ट्रायल में खरी उतर रही है। तो रिपोर्ट क्या लिखी, क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं है तो जो क्लेम है वो इससे बैच नहीं करते हैं। मैंने कहा भाई, कोई दवा काम करती है और आपके एग्जिस्टिंग मॉडल पे काम नहीं करती तो ये मत करो कि दवा फेल है, इसका काम करने का तरीका कुछ और हो सकता है। खैर, ये मेरा एफर्ट पानी में चला गया, जयराम जी की हो गई पहला फेलियर। 98 में, पैसा 97 99 तक चला, ये 87 तक, 89 तक चला। 89 तक। फिर 87 में ही जब हो रहा था तो हरिद्वार में एक एमडी का कोर्स निकला, ऋषिकुल स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज। यहाँ से मैं खिन्न हो गया था, तो कोई बात नहीं, ऋषिकुल स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज में एमडी रसशास्त्र खुला। तो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि मेरी नहीं रही, पर मैंने एमडी का प्लेटफॉर्म है, मैंने एलोपैथिक एमडी देखी थी, नहीं शायद इस प्लेटफॉर्म पे मैं खुद काम करूँगा। मैं हरिद्वार पहुँच गया, 600 रुपये वजीफा के लिए 250 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर आए हुए थे। मुझे लगा यहाँ मेरा एडमिशन कैसे होगा, मैं तो पढ़ाई में जी रहा हूँ। परंतु कुछ वहाँ पर ऐसा देखा कि मुझे लगा मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, और वाकई में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कोशिश की, पर 8 महीने के बाद मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि उपहास अपमान के अलावा मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ऐसा है वैसा है। और जिस दिन मैंने वहाँ क्लिनिकल ट्रायल की बात की तो प्रिंसिपल जो थे वो बड़े मेरे फेवर में थे, उन्होंने मुझे विभागाध्यक्ष के पास भेज दिया, और उस विभागाध्यक्ष ने जो शब्द बोले, तेरी दवा फायदा करती है तो चद्दर बिछा के भोंपू लगा के करना। आया बड़ा साइंटिस्ट का बच्चा, इंटर्न के सामने वो उपहास। दूसरा बोले जाए वो दे देंगे, सप्ली दे देंगे। अरे भाई, मैं डिग्री लेने नहीं गया था। फिर इस बीच में उन्होंने मेरे से पूछा कि फिर एक अखबार ने मेरी कहानियाँ लिखनी शुरू की, आपने क्या किया। जैसे आज आप पूछ रहे हो कि आपने क्या किया, तो मैंने कहा चिट्ठी मैंने प्रिंसिपल को दी थी, प्रिंसिपल नहीं किया तो वहाँ से हुआ। तो वो छपा तो कॉलेज वाले आग बबूला हुआ है, हमारा उपहास उड़ाते हो, कॉलेज की छवि खराब करते हो, देखते हैं कैसे पास होगा। मैं भाड़ में जाओ तुम। तब तक मेरी विदेश यात्रा भी शुरू हो गई। तो मेरा ये प्रयास दूसरा वाला भी फ्लॉप हुआ। इस बीच में मेरे एक भाई के डॉक्टर मित्र थे, डॉक्टर अशोक ग्रोवर, पैथोलॉजिस्ट। उनके साले विलिंगडन में हाउस जॉब कर रहे थे, दिल्ली में, लंदन में नहीं दिल्ली में, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। जो अमर दवा है जो पेनक्रियास को करती है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट पे भी फायदा करती है। और मुझे याद है पिताजी लिख रहे हैं कि आज मैंने एक मरीज को अमर दी, उसकी पेशाब की थैली लगी हुई थी, उसमें साइड से आने लगा यूरिन, तो उसने थैली निकाल दी, इसको बहुत फ़ायदा हुआ, अब मैं दूसरे मरीज को दूंगा। दूसरे तो प्रोस्टेट को ठीक करती थी। तो वो सर्जन थे, मैंने उन्हें 15 मरीजों की दवा दी कि सर एक रिपोर्ट बनाएंगे। वहाँ मरीजों को फ़ायदा हुआ। एक हफ्ते बाद उन्होंने रेक्टल एग्जामिनेशन करके बताया कि ऐसा हो रहा है। पर जब रिपोर्ट देने की बात आई तो उनके जो सीनियर थे वो थे डॉक्टर, पूर्व प्रधानमंत्री जी के दामाद। और उन्होंने कहा ये एंटी सर्जन है, इसकी रिपोर्ट नहीं जाएगी। ये भी फ्लॉप हो गया। कितने हुए? 3 फ्लॉप हो गए। तो ये फ्लॉपों की कहानी चलती गई। और फिर जब मैंने लंदन में मरीजों को ठीक किया। बट आप लंदन पहुंचे कैसे? आप लंदन जो पहुंचे? बच्चा ठीक हुआ लंदन वाला, तो लंदन का डॉक्टर यहाँ आया। बट वो बच्चा आप तक कैसे पहुंचा? वो बच्चा हिंदुस्तान में मरने आया था। मतलब जब 3.5 साल हो गए और जब डॉक्टर ने बोला अब 3 हफ्ते में मर जाएगा, तब उन्होंने कहा अब हिंदुस्तान में जाके मरेंगे। हिंदुस्तान है तो कश्मीरी भाई। वो कश्मीरी जब ऑल इंडिया में गए तो वहाँ पे एक डॉक्टर खुशू थे। उन्होंने किसी और को नहीं बोला, पर उस बच्चे को देख के बोला कि मेरठ में एक वैद्य इलाज करते हैं, क्योंकि हमने किसी को ठीक होते देखा। तो साइंस से नहीं, वो बच्चे को लेके माँ बाप के मना करने के बावजूद मेरे पास आए, और मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने मेरे से इलाज कराया। वो बच्चा ठीक हो गया। ये किस साल की बात है? 86 से 87 के बीच में हुआ। 86 से 87 और के जब वो बीच। बच्चा ठीक हो गया तो लंदन से डॉक्टर आए। हम्म। बात खुशबू निकली। इधर कुछ पाकिस्तान के मरीज मेरे ठीक हुए। एक बच्चे को तो एक्यूट मेगा बट लोग आपको ढूंढ कैसे रहे थे? क्योंकि खबर जारी थी
आज ये नहीं कि इंटरनेट के ज़माने में होता है, तब मुँह से बात होती थी, चिट्ठी से बात होती थी, टेलीग्राम से बात होती थी, तो खबर तो मेरी बहुत दूर दूर तक थी। तो 87 में एक बच्चे को लंदन में वो पाकिस्तान में ब्लड कैंसर हुआ, एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, चौथा रिपोर्टेड केस दुनिया का। वो लंदन गए, वहाँ पर बोला, बोले 2.5 महीने का मेहमान है। वो बाई चांस बच्चा सलीम शेरवानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनकी साली का था, दूर से साली लगते हैं लोग, आपस में रिश्तेदार होते हैं। उन्होंने कहा जब सबने जवाब दे दिया तो वैद्य जी ने, अलीगढ़ वाले हमारे कज़न को तो ठीक क्या हुआ ही है 82 में, उन्हें हम बुला लेते हैं। मेरे को उस बीमारी के बारे में पता ही नहीं था, किताबों में नहीं था, पर वो आया, बच गया और आज तक जिंदा बैठा है। कहानी बन गई पाकिस्तान में, कहानी बन गई लंदन में, अब मुझे बाहर बुलाने लगे लोग, मैं भी जाने लगा। पर उत्कंठा यही थी रिसर्च की। और जो डॉक्टर हिंदुस्तान में आया था, वो तो आया था नुस्खा चुराने। मैंने कहा तू फार्मूला ले लेना, क्योंकि जो हमारी दवा बनाने की मेथोडोलॉजी है वो ऐसी कॉम्प्लेक्स है कि फास्ट एटम बम्बार्डमेंट उसको आइसोलेट नहीं कर पाया। ही वांटेड टू आइसोलेट। अब क्या आइसोलेट करेगा? उनकी इच्छा ये नहीं थी कि हम एज इट इज दवा को इस्तेमाल करें, उनकी इच्छा थी कि हम कैसे ग्रेडी है ना, जैसे शायद मरेंगे नहीं कभी, कि हम इसका नुस्खा निकालने हम ये करेंगे। तो मेरा दृष्टिकोण और था कि दवा बार बार वही बने, अरे काम करती है, इसके ऊपर विज्ञान को हम देखें। उनका था कि हम फार्मूला चुरा लें। खैर वो इतिहास के पन्ने हो गए। बात हुई 89 में। अब एक लंदन के बहुत बड़े नामी गिरामी आदमी को, पैसे वाले, सोने की खान, उनकी बेटी को ब्लड कैंसर हो गया। उधर और मरीज मेरे इक्का दुक्का ठीक हो रहे थे, खबरें फैल रही थी। तो ब्लड कैंसर की। तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया। तो उन दिनों दवाइयों की शॉर्टेज हो गई थी, दवाइयाँ मेरे पे नहीं थी, क्योंकि मरीज ज़्यादा थे और दवाई मैं अपने हाथों से बनाने वाला था। खैर वो सुने, उन्होंने मेरी बातें देखी, और वो डोनेट थे ल्यूकीमिया रिसर्च फंड के। उन्होंने वहाँ से एक टीम बना के भेजी 91 में, और वो टीम थी उन डॉक्टरों की जो प्रोटोकॉल लिखते हैं। और उन्होंने आके ऐसा षड्यंत्र करा कि आप सोच ही नहीं सकते। उन्होंने लिखा, ये जो वैद्य है, इसके पास मरीज इसलिए आते हैं क्योंकि ये चमत्कार में यकीन करता है। कोई टेस्ट नहीं कराता, सब मन गढ़ंत बातें लिखी। मरीजों के घर के पास रहता है, क्योंकि मैं जब निजामुद्दीन में था तो एक मरीज निजामुद्दीन का था, इसलिए मरीज मेरे पास आते हैं क्योंकि हॉस्पिटल दूर है। और लोगों को चमत्कार पसंद है, इसलिए इसके पास आते हैं, क्योंकि टेस्ट नहीं कराता। और फिर लिखा, क्योंकि विद्या भारत की है, भारत के लोगों पे काम करते, यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो उन्होंने रिपोर्ट ऐसी बनाई कि ल्यूकीमिया रिसर्च फंड चाह के भी उस टेक्निकल के आगे काम नहीं कर पाया। तो 91 होते होते मेरा ये काम भी फ्लॉप हुआ। फ्लॉप पे फ्लॉप होते गए। बट मैं जैसे मैं पढ़ रहा था कि सन 1989 में भी आप जैसे एक वॉक फॉर कैंसर में हाँ, उस समय क्या हुआ कि जब मैं नारायण साहब से मिला 87 में, तो नारायण साहब ने मुझे एनकरेज किया कि तुम एक रिसर्च फाउंडेशन बनाओ। सलीम साहब ने भी कहा, मैंने एक वीसीपी कैंसर रिसर्च फाउंडेशन बनाई। विदेशों में देख रहा था कि पब्लिक चैरिटी करेगी, और मैंने प्रोग्राम बनाए। पर अजीब सा है कि किसी ने मेरी रिसर्च में अगर 100 रुपये दे दिए तो उसने मुझे खरीद तो नहीं लिया। मेरे पास मरीज आया, मैंने मना कर दिया, या उसे बैठने में देर लगे, अरे हमने 100 रुपये दिए, वैद्य जी ने तो मैं 2 घंटे बिठा दिया। भाई तुमने रिसर्च के लिए दिए हैं, मैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट देखूंगा, और मैं हर मरीज का इलाज तो कर नहीं सकता। तो उन्होंने मेरी प्रैक्टिस को मेरी चैरिटी से जोड़ दिया। मेरा मन खिन्न हो गया। अरे भाई वो रिसर्च है किसी मकसद के लिए, मैं एक वैद्य हूँ, मेरी लिमिटेशन है, मैं का इलाज नहीं कर सकता हूँ ना, मुझे आता है, बोल भी रहा हूँ। ठगैती नहीं करी बस मैंने। ठगैती होती जितना नाम था, हर एक को दवा दो, मरीज जिए, सब करते हो रहे हैं। बट आपने सिर्फ ब्लड कैंसर 89 से लेके 91 के बीच में सिर्फ ब्लड कैंसर पे काम किया है या और फॉर्म्स ऑफ कैंसर पे भी? ब्लड कैंसर पे ही काम। हाँ, एक केस आया मेरे पास 87 में, 88 में आया, क्योंकि मैं ब्लड कैंसर के मरीज ठीक रहा था। चाहे वो छिछरौली का धर्मपाल हो, 10 साल का बच्चा, पीजीआई गया, डॉक्टर ने कह दिया तू मर जाएगा, पैसे नहीं थे, वो मेरे पास आया, जिंदा बैठा है 87 से, डिनोवो, नो कीमोथेरेपी, और पीजीआई में कोई उल्टा सीधा डायग्नोस तो होता नहीं है। ऐसी कहानियों मेरे पास बनती चली गई, नाम होता गया। तो इसी बीच में एक लेडी हैं जो ओकलैंड सैन फ्रांसिस्को में रहती हैं आज भी। उनको नवंबर 1988 में पैनक्रियास कैंसर हुआ, लिवर में फैला हुआ। डॉक्टरों ने
ऑपरेशन के लिए मना कर दिया, कीमोथेरेपी और रेडिएशन दिया गया। उसके बाद जब चेक हुआ तो और बढ़ गया, बोले अब कुछ नहीं है। तो हिंदुस्तान से बारी बारी से लोग जाने लगे। इस बीच में खबर दी कि वैद्य जी हैं जो कैंसर का इलाज करते हैं, पब्लिक के लिए तो कैंसर है। बोले वैद्य जी उसे देखने चलो। मैंने रिपोर्ट देखी, मैं इसमें बचा क्या है, नहीं माने। और आखिर में उन्होंने मेरे से 16 दिन की दवा ले ली। 8 दिन की भेजी, कोरियर नहीं थे, डिप्लोमेटिक बैग से भेजी, जहाँ चाह वहाँ रहा। और वो मरीज जो मरती थी, 4 महीने बाद वो व्हील चेयर पर बैठ के हिंदुस्तान आ गई और आज भी जिंदा बैठी है। दुनिया का इकलौता 10 केस। साल की बच्ची? नहीं, 45 ईयर्स ये ओल्ड लेडी अच्छा, 45 ईयर्स आज जिंदा बैठी है। जो 80s में पहुंचने वाली हैं अपनी, वो जिंदा बैठी हैं। पर क्या है ना, इलाज करने वाला एशियन, इलाज कराने वाली एशियन। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका, NIH के लोग भी जानते हैं। परंतु ये साइंटिफिक क्राइम है कि लोगों को कोई चीज़ दिख रही है पर उसको सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि उसको कैंसर था, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डायग्नोज किया। उसको कैंसर था इसलिए उसको कीमोथेरेपी रेडिएशन दी गई। और मजे की बात है कि आज भी उसका ट्यूमर, और ऐसे ट्यूमर अपने आप ठीक नहीं होते क्योंकि दुनिया दूसरी मिसाल नहीं है। तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं करता रहा और मैं बार बार गुजारिश कर रहा था। और जो हमारी देश की बॉडी है CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एंड सिद्धा, इन्होंने भी मेरे पिताजी के काम का संज्ञान लिया, मेरा भी लिया। पर कहते हमारे पास तो सुविधा ही नहीं है। क्योंकि नारायण साहब ने नो डाउट अपनी लेवल से जो भी कर सकते थे। मैं उनको राष्ट्रपति का मेरा अपना पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बोलता था। इतनी चिट्ठियाँ लिखते थे, इतने लोगों से बोलते थे कि लोगों ने हमारे रिश्तों में भी संदेह करना शुरू कर दिया। पर उन्होंने लिखा, बड़े बोल्डली लिखा, इतनी सारी चिट्ठियाँ उनकी लिखी हुई। तो जो CCRS है वो अलग खेल। और जब भी CCRS में वो चिट्ठियाँ भेजते थे किसी प्रधानमंत्री के थ्रू, पार्लियामेंट में आता था। पार्लियामेंट में कई बार डिस्कशन हुआ, एक दिन तो 1 घंटा डिस्कशन हुआ। तो उस समय कोई मैं पढ़ रहा था ये। बिहार के कोई थे जो हेल्थ मिनिस्टर थे, बोले आज आपने पार्लियामेंट का 1 घंटा खराब किया। राष्ट्रपति भवन में मिले, मैंने बहुत अच्छे, जैसे मैं ही हूँ जो खराब करने वाला। तो उस समय जो चंद्रशेखर जी थे, मैं तो उनको जानता नहीं था, पर उन्होंने उस दिन उस बहस में बहुत ही अच्छा बोला था, मुझे ऐसा पता चला। तो बार बार CCRS क्या कहता था कि वैद्य बालेंद्र प्रकाश ने अपने चिकित्सा का लिटरेरी रेफर नहीं दिया। अबे जब रेफरेंस होगा तब दूंगा ना। मैंने कहा रशास्त्री है, इसलिए फाइल बंद करते करते आ गया 96। बट उससे पहले तो वैजी, मतलब मैं तो आपकी बात समझ रहा हूँ, बट बिटवीन 90 एंड 93 जितना मैं पढ़ पाया, तो एक चर्चा थी, मतलब मैं तो आर्टिकल्स ही पढ़ रहा था, एक चर्चा थी कि आप कैंसर का इलाज करते थे। एंड शायद कुछ 100 के आसपास टोटल मरीज होंगे जो आपने इस ड्यूरेशन में ठीक किए। बट उसी दौरान, उसी पीरियड में आपने और भी बहुत सारी बीमारियों पे लोगों को ठीक किया। जैसे कि मैं पढ़ रहा था कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस मैं की। बताता हूँ किस्सा। 92 की बात है। अच्छा। ये सब ऑफ द अपने आप आती गई। 92 की बात है। मेरे पास एक दिन एक फ़ोन आता है कि हम लंदन से बोल रहे हैं और मैं ऐसे यहाँ पे एक डॉक्टर हूँ, हमने आपका ब्लड कैंसर पे काम देखा है। तो मेरी वाइफ को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं और मैं चाहती हूँ आप मुझे दवा दे दें। मैंने कहा ये बीमारी क्या होती है, मुझे तो नाम ही नहीं पता था। तो मैंने कहा मैं तो इसका इलाज नहीं करता हूँ। तो बोले हमें मालूम है आप इसका इलाज नहीं करते हैं, परंतु हम समझते हैं आपकी दवा इस पर काम कर सकती है। मैंने आप समझते नहीं बात, खैर। मैंने कहा ऐसे तो इलाज होगा नहीं, अगर आपको करना ही है तो हिंदुस्तान आइए। थोड़े दिन बाद फ़ोन आया, हम हिंदुस्तान आ रहे हैं, तो आप हमारे लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ दीजिए। मैंने यहाँ अपार्टमेंट नहीं होते, यहाँ पे खाली कमरा मिलेगा, सब आपको सजाना पड़ेगा। फिर फ़ोन आया, अच्छा ऐसा करेंगे थोड़ा सामान हम खरीद देंगे, थोड़ा आप दे दीजिएगा। मैं उनके लिए मकान ढूंढता फिरा मेरठ में? देहरादून में। अच्छा, तब तक आप देहरादून जा चुके हाँ, थे? 89 में पहुँच गया था मैं देहरादून। बट देहरादून क्यों गए आप? क्योंकि मेरठ की जगह थोड़ी पड़ी थी दवा बनाने के लिए। 300 गज का मकान था, लकड़ी चाहिए, उपला चाहिए, सब चीज़ चाहिए। क्योंकि मैं ऊपर नीचे होता तो दवा नहीं बनती थी, तो मैं सोचता था मेरी नज़रों के सामने दवा बने। एक समस्या थोड़ी है
किसी वर्कर को बोलो दवा घोटो, बोले दूसरा रख लो, दूसरा तो उसका भी बाप आएगा। तो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग बिगर, तो मैं देहरादून चला गया। और दूसरा, रोज आना मेरठ में गाड़ी खड़ी रहती थी, दिल्ली चलो, ठुड्डी पे हाथ रखा, पैसे मिलते थे, पर मैं दिन भर कंडक्टरी करूंगा तो इलाज कब करूंगा। तो इसलिए आप हमने देहरादून चले मैं गए। इसी दूर जाओ जो आसानी से ना आए, तो वहाँ पहुंच गया। अब वो लेडी आई, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। क्या होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बेसिकली हमारे ब्रेन के जो नर्व्स होते हैं, उनके ऊपर की जो शीत होती है बिजली के तार के ऊपर की, वो कट जाती है, और फिर स्पार्क्स आते हैं, तो हाथ नहीं उठेगा, दिखाई नहीं देगा, मतलब कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हो सकता है। लाइलाज बीमारी है, और कहते हैं कि इम्यून रिएक्शन है। अब हमारी दवा क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाती है, तो मुझे डर लगता था कि बढ़ाना देगी। ये वही दवाई है जो कैंसर में यूज होती थी? अभी अभी आ रहा हूँ मैं उसमें। तो खैर वो आ गई, अब करूँ क्या मैं। वो पता नहीं कैसे आई थी अपने माँ बाप के साथ। तो मेरा एक टीन का मकान था, उस कमरे में उन्होंने टिका दिया, और वो सोचते थे वैद्य जी के पास जाएंगे, वैद्य जी गोली देंगे और हो जाएगा काम। मैंने उन्हें आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी गोली, थोड़ी मसल था क्योंकि लंगड़ा रही थी, मैंने वायु है योगराज गोकुल दे दी। और देने की देर थी कि आधे घंटे के अंदर उसे उल्टी लग गई। कौन कहता आयुर्वेदिक दवाई का साइड इफेक्ट ही होता? उल्टी पे उल्टी। मैंने एक आध पुड़िया दी, नहीं रुकी। एलोपैथिक दवा दी, नहीं रुकी। एक इंजेक्शन लगवाया, उससे भी नहीं रुकी। मैंने कहा हो गया काम। अब वो सोचे हम अच्छे आए वैद्य जी के पास, यहाँ तो लगता है आज इसी से मर जाएगी। और मैंने कहा इसको मैं लेके जाऊंगा नर्सिंग होम, तो डॉक्टर लोग कहेंगे वैद्य जी कैंसर में टांग अड़ा रखी थी, इसमें काय को टांग अड़ा दी। ये सोच के मैंने उनकी नब्ज पकड़ी, पित्त की नाड़ी दिखाई दी। अचानक मेरे दिल ने बोला कि भूल जाएगी, इसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, वैद्य के हिसाब से कर। मेरे दिमाग में आया कामधुधा रस, मैंने पुड़िया डाली, हजम हो गई। दूसरी डाली, हजम हो गई। तीसरी डाली, हजम हो गई। उस रात वो आराम से सोई। मेरे को सुकून आया कि ये काम करती है। 3 दिन में वही खिलाता रहा। 14 दिन उसे पेट में मरोड़े लगे। लंदन तो आई थी, तो मैंने हरी इत्यादि की पुड़िया दी, उससे ठीक हो गई। अब मैंने कहा ये हो क्यों रही है। इसके नर्व सेल पे हमारे लिम्फोसाइट जाके उसको खाते हैं। तो लिम्फोसाइट माइलिन शीथ को क्यों खा रहे हैं? तो 1991 में लंदन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, रोल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन मेडिसिन। तब किसी में एक शोध पता है कि गोल्ड के जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो जाके बॉडी में लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस पे जाके इफेक्ट करते हैं, जाके रुक जाते हैं। और इधर मेरे पास एक हस्तलिखित ग्रंथ था, धातु विज्ञान, जिसमें लिखा है कि सोना मस्तिष्क की नसों की ऊपरी परतों में, रुधिर की बनावट में पाया जाता है। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि हमारे ब्रेन की जो द्रव की अपर लेयर है उस पर सोना खत्म हो गया। तो वो सोना है। लिम्फोसाइट हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोना जब कम हुआ तो लिम्फोसाइट वहाँ से सोना ले आए। उन्हें थोड़ी पता था ऐसा करेंगे तो ऐसा होंगे। तो मैंने कहा ये सोने वाली दवा दे दे, नब्बल रसायन थी। तो वो इम्यून मॉड्यूलेटर, क्योंकि वो टाइफाइड ठीक कर रही थी, बोंटी भी ठीक कर रही थी, मैंने वो दवा दे दी। फिर आज उसको थकावट क्यों है? तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में अपाहिज तो हो जाएगा आदमी, पर थकावट क्यों है? थकावट के लिए मैंने देखा था कि टिश्यू आयरन डेफिशिएंसी क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम में उसका है। मैं एक दवा बनाता हूँ आयस, लौहसम बनती है। और वो होती क्यों ना, क्योंकि उनका जो पेट मैंने देखा था, छोटी आंत और बड़ी आंत की जगह पे सूजन थी, और जिनको यहाँ सूजन होती है उनको बॉडी में मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो थकावट के लिए वो दवा दे दी। अब माइलाइन तो सब जगह है, नर्व तो सब जगह है, तो वहीं खाने क्यों गई? इसका मतलब ब्रेन का जो सिस्टम है थोड़ा कमज़ोर है। तो हमारे एक दवा है जो मेमोरी को बढ़ाती है। मेमोरी को कब बढ़ाएगी? जब मेरी फिजिकल स्टेट ठीक होगी। मैं काम तब करूँगा जब ठीक होऊंगा। मैंने वो दवा चेप दी, वो तीनों का प्रोटोकॉल बन गया, वो ठीक हो गई। 38 दिन बाद के अंदर वो लेडी 4 किलोमीटर दौड़ने लगी थी। और जब मैंने उसको स्क्वाट करते देखा, मैंने कहा नरगिस यू कैन गो। शी सेड वैजी आई कांट इवन से थैंक यू। वो 92 से आज तक डिजीज फ्री है, जिसको बार बार अटैक आ रहे थे। तो ये मेरी एमएस की कहानी बन गई। फिर पता नहीं दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, फिर पांचवा आ गया। कितने एमएस के पेशेंट्स आए होंगे आज तक आपके पास? मेरे पास सैकड़ों मरीज आए। पर फिर मैंने देहरादून में एक होटल ही किराए पे ले लिया। वो मरीज भरने लगे, केवल एमएस एमएस एमएस। अब क्या हुआ? एमएस में यूरिन रिटेंशन होता है। एक मरीज ऑस्ट्रेलिया से आई, तो यूरिन रिटेंशन तो पहले से था,
उसने वहाँ जाके टेस्ट कराया, डॉक्टर ने उसके यूरिन में आर्सेनिक पाई, टॉक्सिसिटी नहीं पाई, आर्सेनिक पाई। तुम दवा क्या खा रही हो, आयुर्वेद की, बस हंगामा कर दिया आयुर्वेदिक दवा। अबे जब इसमें आर्सेनिक डली ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, हल्ला ही हल्ला, हल्ला ही हल्ला। और मेरा जो मोर देन 70% सक्सेस रेट था, जो कहानियाँ छपी हुई थी, अखबार छपे हुए थे, नाउ आई बिकेम ए विलेन। उस समय नैना साहनी तंदूर कांड हुआ था देश में, तो उधर सुशील साहनी की बात चल रही थी, उधर मेरी बात चल रही थी, और हमारे डॉक्टर लोग बड़े खुश थे। देखा, वैद बालेंद्र प्रकाश की पोल खुल गई, वह कर ले बात, ये फिर फ्लॉप हो गया। तो इधर फ्लॉप हुआ, इधर 96 आया, सलीम साहब देश के हेल्थ मिनिस्टर बन गए, वो जानते थे। और मैं चाह क्या रहा था कि मैं अभी तक अपनी गली में इलाज कर रहा हूँ, इट शुड बी अंडर ए सुपरवाइज ट्रीटमेंट। तो सलीम साहब ने सबको बुलाया, बोले ये वैद जी थोड़े बेवकूफ़ किस्म के आदमी हैं, अपनी गली कूचे में कर रहे हैं, पर ये चाहते हैं कि ऑल इंडिया में बैठ के करें, तो अगर ये वहाँ पे इलाज करेंगे तो इलीगल तो नहीं है ना। तो एक जॉइंट सेक्रेटरी बोले बिल्कुल नहीं सर, एज लॉन्ग एज ही इज ट्रीटिंग वी कैन मॉनिटर। तब जाके मुझे 14 साल के बाद एक पायलट प्रोजेक्ट मिली 3,30,756 रुपए की। अच्छा, किस चीज़ के लिए, किस बीमारी ब्लड के? कैंसर के मरीजों का इलाज करूंगा। ब्लड कैंसर और के मैंने लिए। ऑल इंडिया में डायग्नोस किए हुए केसेस का वहीं पर इलाज किया, हम्म और 11 मरीजों ने 90 दिन का इलाज पूरा किया, हम्म और 90 के 11 के 11 ठीक हो गए। प्रोजेक्ट 3 महीने की थी, पर क्योंकि मैं कामयाब था, बगैर किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के इसको 3 साल का कर दिया गया। फिर इसकी मीटिंग नहीं बुलाई गई, फिर मरीजों की परेड भी हुई, तो 97 का काम आते आते 2002 आ गया। और जब परेड हुई तो मैंने कहा क्यों राष्ट्रपति भवन में जाके इनकी डॉक्यूमेंट कर लूँ, वो डॉक्यूमेंटेशन है, सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रपति हैं। तो पद्मश्री तो मुझे 98 में मिल गया, क्योंकि 99 में मिल गया, क्योंकि 11 में से 11 मरीज ठीक हुए, तो एक था, पेटेंट भी फाइल हो गया, पर 2002 तक कहानी चलती रही। वो मिनट्स ही साइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं कामयाब था, ये होता गया काम। मुझे लगता है एक चीज़ जो आपके एडवांटेज में काम कर रही थी और डिसएडवांटेज में काम कर रही थी, वो था कि आप बहुत फेमस हो रहे थे। मतलब मुझे जो समझ आया वो था कि जैसे सर जेम्स गोल्डस्मिथ वाली बात है, सन 95 की बात है शायद, वो 97। 97, 97, सर जेम्स गोल्डस्मिथ वाली जो चीज़ है, इससे पूरी दुनिया में एक चर्चा थी कि वैद बालेंद्र प्रकाश इलाज करते हैं, बट एवरीबडी वॉज वेटिंग फॉर द फैक्ट दैट यू विल फेल। देखो ऐसा है कि मैंने कभी रामायण पढ़ी हुई है, मैं ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ, पर मैंने उसका एसेंस है, सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख के मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जश अबजट विधिहात। मैं एक वैद्य हूँ, आयु का स्वामी नहीं हूँ, स्वास्थ्य का रक्षक हो सकता हूँ। उसी तहत में इलाज करता रहा, पर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जो मर गया उससे मैं फेमस हुआ, और जो ठीक हुआ उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो जब जेम्स गोल्डस्मिथ ने मुझे बुलाया, उनका जहाज में लेने आता था, ये खबर बन गई, अखबारों ने छापना शुरू कर दिया। पढ़ा मैंने कल। पर जब गरीब झोपड़ी का जो इलाज करता हूँ उसका क्यों नहीं छापा। और जब वो मर गए तब लंदन के गार्जियन ने, उन्होंने लिखा कि वैद की दवा से मर गए। अबे तुम्हारा दिमाग खराब है कुछ। 40 दिन का था, और जेम्स गोल्डस्मिथ ने केवल ये बोला था, यू आर सच ए ऑनेस्ट पर्सन, आई वांट यू लिव विद मी अनटिल आई डाई। हर हफ्ते मुझे बुलाते थे, हर हफ्ते दवा दी किसने? बोले यू आर द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड मी आई विल नॉट सर्वाइव। तो कुछ को मैं पसंद आया, कुछ को नहीं आया, तो उन सबसे मेरे पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहानी चलती रही। तो मैं कलाम साहब की बात कर रहा था। 2002, 2000 नहीं, 1989 की बात है, अच्छा 1998 की बात है। ओके। जब मेरा काम हो गया, तब एक जॉइंट सेक्रेटरी थे आयुष में, बोले तुम्हारे को इस डिपार्टमेंट में कोई नहीं पूछेगा, मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाता हूँ। और फिर लंबी जद्दोजहद डिपास और डॉक्टर सिल्वा मूर्ति के साथ 3-4 प्रेजेंटेशन के बाद कलाम साहब ने मुझे 16 सितंबर 1998 को पूरी कैंसर रिसर्च कमेटी के साथ बुलाया। बड़े खुश हुए, सब कुछ हुए, पर भगवान जाने क्या हुआ, मैंने इतने बड़े लेवल आदमी को इस तरह गच्चा देते हुए नहीं देखा। अब वो नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा, पर मेरे पास डॉक्यूमेंट है, पर शायद उनका कुछ रूप अलग था, वो भी किस्सा हो गया। फिर एक MA बेबी साहब हैं, मैं तब तक थोड़ा सा निराश हो गया था, खासकर अब्दुल कलाम जी के 98 तक। हाँ 99 में मैं उदास हो गया था। और इस बीच में मुझे पद्मश्री मिली राष्ट्रपति भवन में। तब मुझे एक चौंकाने वाली बात पता चली कि जिस समय पद्मश्री की मीटिंग हो रही थी, उस समय किसी ने अपोज नहीं करके मेरे नाम के ऊपर अब्दुल कलाम ने अपोज किया था, जो मेरे कैंसर के मरीजों को ठीक होते देख चुका था।
मुझे आज तक समझ क्यों कि अगर वो एपिसोड रहता तो देश मुझे भगवान की तरह पूछता, पर मुझे पूछना ही नहीं है। मैंने इस काम के लिए किया ही नहीं है। मैं तो किसी को ज़िंदगी मिलती है, मज़ा आता है। आप भी देखते हो, देहात में आराम से रहता हूँ, मुझे कोई लालसा है ही नहीं। मुझे नारायण साहब ने एक बार बोला कि वैद्य जी मैं आपको 12 जो बनते हैं एक MP नॉमिनेट करवा सकता हूँ। मैंने कहा सर कितने MP जो आपके साथ नाश्ता करते हैं, कितने MP जो आपके साथ शतरंज खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। मैंने कहा सर मैं एक वैद्य हूँ और मैं समझता हूँ इससे बड़ी पदवी कोई नहीं है। तो वहाँ से बोले भाई जी आई नहीं हूँ। मैं दिन भर इस थाने के ये जमानत करा दो, वो जमानत करा दो, ये करता रहूँगा। मैं केवल एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आयुर्वेद के पीछे जो विज्ञान है इसको बढ़ाना चाहता हूँ। इसमें आपका जो सहयोग है इट इज़ मोर देन एनफ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जब सलीम साहब ने मुझे चेयरमैन बनाया ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का, तो मैंने पूछा कोई हेरा फेरी का धंधा तो नहीं है? तो सलीम साहब हंसे कि जहाँ हेरा फेरी होगा तुमको नहीं लेके जाऊँगा। तो ये सब है। मेरे को इन सब चीज़ों की तमन्ना थी नहीं। एक ही सूत्र कार्यक्रम है कि हाउ टू ब्रिंग स्टेटेड एफिकेसी ऑफ आयुर्वेदा टू मेन स्ट्रीम। तो 99 में मैं थोड़ा हताश हूँ। केरल में एक बार इसको देखने जाता हूँ, मैं सोचा मैं तक छोड़ दूंगा। अब कोयलोन में गया था, वहाँ से कन्याकुमारी पास थी, वहाँ का सनराइज़ बड़ा प्रसिद्ध था। मैं बैठ गया और 4 बजे सनराइज़ हुआ। मैं वहाँ से 11:15 बजे उठा। बदला सूरज कह रहा था मैं रोज़ डूबता हूँ रोज़ उठता हूँ, तो एक दिन में बैठ गया। दैट वाज माई टर्निंग पॉइंट इन माई पर्सनल लाइफ। मेरा कोई गुरु नहीं है, माँ बाप नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो कन्याकुमारी का वो और उस पर छिपी हुई जो विवेकानंद जी की रॉक, रुको मत उठो जागो, और वो इतना प्रभावित हुआ कि मेरे को एक दिन भगवान ने मौका दिया, मैं विवेकानंद रॉक पे भी रात को सो के आया। स्पेशल परमिशन मिली मुझे, नारायण साहब के कहने से नहीं, क्योंकि विवेकानंद आश्रम की जो थी चीफ, उनको मैंने खराब बीमारी से ठीक किया। परंतु मेरे पर तमगे लगते रहे। अब वहाँ MA बेबी थे, आजकल वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। उनका मैंने एक ब्लड कैंसर का मरीज ठीक हुआ था, मैंने उन्हें कलाम एपिसोड बनाया। बोला भाई जी लगता है उनके दिमाग को पॉइजन हो गया है। एनीवे यू वांट मी टू टॉक टू, मैंने नो, जो अपनी आंखों से नहीं देख सकता दूसरा कौन दिखाएगा। तब उन्होंने केरला में एक दिन का सेमिनार किया, मेरे मरीज गए, डॉक्टर ऑलिया के गए। उसके बाद केरला गवर्नमेंट ने मुझे RCC में, रीजनल कैंसर सेंटर में एक यूनिट दी, करेक्ट, कि आई विल ट्रीट पेशेंट देयर। मैंने वहाँ इलाज शुरू किया, पर हंगामा हो गया। 2001 में आया, अभी 2-4 महीने हुए थे कि एक दिन खाली बैठा शैतान का घर, तो 12 किलो की कुल्हाड़ी लेके मैं अपना पेड़ काटने लगा। 4.5 घंटे कुल्हाड़ी चलाई। अति व्यायाम जन्य मेरे को हार्ट में रप्चर हुआ, ब्लॉक हुआ, क्लॉट बन गया। उसकी एंजियोप्लास्टी हुई, 2 महीने बाद हार्ट अटैक हो गया 2002 में। अब जिंदगी बदल गई, सारे सपने हवा, जो जोश था सारा सुहा। अब मेरे को बच्चे पालने का हो गया। तो जब ऐसा हुआ काम कैसे करूँगा, ये कैसे करूँगा, तो मैं जाके NRI बन गया कि 2 मरीज देखता था दिन भर में, पैसे अच्छे मिलते थे। तो NRI में 200 दिन से ज़्यादा बाहर रहना पड़ता है, तो अपना काम करता रहा। तो मेरा वो जो सपना था वो सुहा होता चला गया। तो आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा। अबू धाबी में कोशिश की कि दवाइयों को लाइसेंस मिले, वहाँ लाइसेंस नहीं मिला, क्योंकि वो अमेरिकन सिस्टम है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। फिर मुझे बोला ओमान में ऐसा हो सकता है, तो एक बहुत बड़े आदमी मुझे ओमान ले गए, वहाँ भी 2 साल बाद मुझे नहीं मिला। इस बीच में इप्का लैब है एक बम्बई में, एलोपैथी कंपनी, इनसे सपोर्ट थी और ये लोग मेरे को लगातार रिसर्च में पैसा दे रहे थे। उन्होंने कहा भाई जी हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने मुझे बम्बई बुला लिया और बम्बई में स्थापना भी की। पर वो जो मार्केटिंग का खेल होता है ना, उनकी जो टीम थी इप्का की, वो कहते सर ये कैसे हो सकता है, तो एलोपैथी आयुर्वेद है। तो चेयरमैन इंटरेस्टेड है, पर उनकी जो तत्कालीन टीम थी दैट वाज वेरी डिस्करेजिंग। हमने कहा क्यों पैसे ख़राब कर रहे हैं। तो मैं अपना घूम फिर के 2012 में वापस आ गया। एंड इस बीच में वैद्य जी आपने बहुत सारे, जैसे मैं पढ़ रहा था कि धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज में भी आप हेड ऑफ क्लिनिकल रिसर्च यूनिट। हाँ 2002 की बात है। हाँ 2002 से 2005 तक। हाँ 2002 की बात है कि हम्म 2001 में मैं एक IAS ऑफिसर है, मुझे दलाई लामा जी ने स्पीति बुलाया था। तो मैं चंडीगढ़ में गाड़ी खड़ी की, वहाँ एक मेरे मरीज थे। तो
इंतजार कर रहा था कि दिल्ली वाली गाड़ी का। तो एक सज्जन आके झुके कि साहब हमारा एक कॉलेज है, इसको कर दो, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, मरीज नहीं है। तो वो ले गए, वो धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज था। मैंने देखा बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्कुल खाली। तो मैंने कहा अच्छा देखेंगे। तो इधर 2002 में जब मुझे हार्ट अटैक हुआ, मैं घर पे बैठा था, ज़िंदगी खराब है। एक दिन 4-5 लोग आए, देहरादून में एक फंक्शन था, और लोग बड़े खुश थे कि वैद अब खत्म हो गया। एक फंक्शन था और सम्मान वम्मान होना था, तो उसमें मुझे बुलाया गया। तो कटियार जी के R&D के हेड थे उस समय। तो स्टॉल के सामने फ़ोटो खींच रही थी, तो मैंने कहा मैं फ़ोटो नहीं खिंचवाऊंगा के सामने। वो थोड़े तैश में आ गए, बोले भाई जी ऐसा थोड़ी करते हैं, आप इतने डिस्ट्रक्टिव हैं। मैंने सर इनकी दवाई दे के मेरे को प्रैक्टिस नहीं कर पाया मैं। तो जैसी कंपनी अगर ऐसी दवा बना के नहीं दे सकती जिसे आयुर्वेद के लोग अपना प्रतिष्ठित हो, तो हमें च्यवनप्राश थोड़ी बेचना है। तो बोले कौन, मैंने आप लोगों को दवा दे के डेटा इकट्ठा करना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग करनी चाहिए, इससे काम होगा। बोले कौन करेगा, आप करेंगे, आप तो कैंसर करते हैं। मैंने कहा नॉन कैंसर भी मेरे पास है। तब हमारा हुआ। तो बोले कहाँ करेंगे। तब मैं धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज चंडीगढ़ याद आया कि वो मेरे लिए आए थे। मैंने उन्हें फ़ोन किया एंड दे एग्रीड, क्योंकि सरकार में नहीं हो पाता। क्योंकि उत्तराखंड में सरकारी लोगों ने बोला कि भाई जी यहाँ तो योगा, हमने इन्हें क्यों बुलाया, उन्हें क्यों नहीं बुलाया, इसी चक्कर में रह जाएगा। तो वहाँ हमने माइग्रेन पे काम किया। डॉक्टर माशेलकर इस प्रोजेक्ट को उद्घाटन करने आए, I3 कैप, इंडिविजुअल, इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशन टू डेवलप कॉन्फिडेंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। और वो प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। वहाँ पर हमने पहली बार प्रोस्पेक्टिव स्टडी की, डेटा मॉनिटरिंग कमेटी बनाई, और उस काम को लेकर मैं लंदन तक पहुँच गया, क्योंकि मेरा माइग्रेन पर डेटा हुआ। तो 5-7 बीमारियों का डेटा बना, बहुत अच्छा चल रहा था। पर मैनेजमेंट के एक सर्जन थोड़े ग्रीडी हो गए। उन्होंने के सामने कुछ ऐसा पेश किया, और कटियार जी ने नंबर छोड़ दिया कि ये प्लेस क्लिनिकल ट्रायल का है और वैद्य जी तो कुछ भी नहीं है, और 10 करोड़ रुपये से ले आए वहाँ पर। उसका नाम हो गया धन्वंतरी। तो ऐसा होता है ना कि सक्सेस होते ही 100 लोग लेने आ जाते हैं। मैं इन सब से प्रपंच से दूर हो गया। आज ने अपना नाम खत्म कर दिया, और वहाँ उन्होंने 10 करोड़ के MRI लगा के पंचकर्मा मसाज सेंटर करके वो चल रहा है। पर जो ट्रायल वहाँ पे हुआ, उसके बाद कोई ट्रायल नहीं हो पाया। तो हमने किया था डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस करके एक नया काम शुरू किया। तो 2005 हुआ, 2008 हुआ, 2012 हुआ, और मैंने कहा अब ख़त्म करो काम। मैंने सोचा कि अब इधर देहरादून में जहाँ मैं रहता था, वहाँ पर आ गया कि आप दवा नहीं बना सकते, पॉल्यूशन जोन में आ गया है। तो 2012 आते आते मैंने कहा बहुत हो गया, 36 साल हो गए, एंड आई थॉट कि आई विल चेंज द लाइफ। क्योंकि इप्का के साथ भी मेरा जो कमर्शियल होना था वो भी नहीं हो पाया, दोस्ती आज भी बरकरार है। और हमने ज़मीन खरीदी जिसमें आज हम बैठे हैं। इसमें शुरू के 27 लाख रुपए इप्का नहीं दिए थे, उधार दिए थे, वापस दे चुका हूँ। हमने कहा बकरे पालेंगे, और आज बकरा ईद है कि 10,000 बकरे हर साल बेचेंगे, 10 करोड़ का व्यापार करेंगे, 15% का मुनाफा तो आ ही जाएगा। बेटे की ट्रेनिंग कराई हरीश रावत जी से कह के मथुरा में, और बकरे भी आ गए। बकरे पाले भी मैंने, बकरे भी चराए, और इसी तरह काम चलता रहा। 2014 में मैं मस्कट में था, ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मेरे दिमाग में फिर कीड़ा कुल बुलाया। मैंने एक बीमारी है पैनकेटाइटिस, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। मैंने वहीं पर एक इवेंट बनाया कि एक मंत्री आएगा, एक चीफ मिनिस्टर आएगा, एक साइंटिस्ट आएगा, एक वैद्य आएगा, एक ऐसे इवेंट करूँगा। और वो करके मैंने वहीं बैठे बैठे फ़ोन घुमाया और पूछा कि मुख्यमंत्री कब अवेलेबल है। पता चला 23 नवंबर 2014 को अवेलेबल, मैंने बुक कर दिया। और हमने देहरादून में एक इवेंट बनाया, और मैंने अपने 11 ठीक मरीजों को बुलाया, उनकी स्टैंडी बनाई, और ये कहा कि मैं खड़ा करके इनको ले आऊँ, घुमाऊँगा, और बाद में दिया नहीं जलाऊँगा, कि 11 लोग ठीक हैं। इस हॉल में कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि इस बीमारी के सारे लोग ठीक हों? अगर वो प्लेज करेंगे तो मैं दिया जलाऊंगा, नहीं तो उद्घाटन सत्र का दिया नहीं जलेगा। पर फंक्शन एक्स्ट्रॉर्डनरी हुआ। मुख्यमंत्री जो 5 मिनट नहीं बैठते थे, 3 घंटे बैठे।
और उन्होंने वो किया जो आज तक किसी स्टेट गवर्नमेंट ने किया। 5,07,80,000 रुपये जो मैंने मांगे, बोले भाई जी 70 करोड़ भी मांगे तो मैं दूंगा, और उन्होंने दिया भी। काम शुरू हो गया। आई वॉज वेरी हैप्पी। पर इस बीच में एक संस्था थी यूकोस्ट, सरकार ने 60 लाख रुपया इसमें रिलीज किया, 47 लाख रुपया आया, खर्चा हो गया। तो जो तत्कालीन महानिदेशक बोले कि भाई जी 13 लाख पे साइन और करने हैं। मैं किस बात के? बोले वो कंटिजेंसी के होते हैं। मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि मैं चोरी करूं। वो साला घर के स्टेट के पास पैसे नहीं होते, आप उसमें भी पैसे खा रहे हो। तो मैंने कहा भाड़ में गई रिसर्च, पर मैं चोरी नहीं करूंगा। मेरा झगड़ा हो गया तो झगड़ा हो गया, मैंने उसको भी छोड़ दिया। परंतु उसके बाद जो कहानी बनी 2014 में, जब इतने सारे लोगों ने आके बोला, क्रेडिबिलिटी बनी। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, ऑल इंडिया के प्रोफेसर बोल रहे हैं, ICMR के लोग बोल रहे हैं, भारत सरकार बोल रही है, सुनीता नारायण बोल रही हैं, तो लोगों ने हमारे को नोटिस करना शुरू किया। तो जो इक्का दुक्का मरीज थे, उस साल हमारे पास 250 मरीज, 2014, 2015, और तब से इतने मरीज चले आ रहे हैं। हमने टाइम पे अपना एवोल्यूशन किया। इरादा वही है कि एक दवा को भी अगर हमने सिद्ध कर दिया, एक दवा को भी, किसी ऐसी बीमारी पे जिसका दुनिया में इलाज नहीं है, तो लोग इस आयुर्वेद रूपी समुद्र में गोता लगाएंगे, मछली नहीं पकड़ेंगे, हीरे ढूंढ के लाएंगे। और मैं समझता हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ अलग है। मैंने इतनी सारी बीमारियों को अपने अंदर बिठा लिया है। अब तक मुझे शायद 3 बार जन्म लेना पड़ता, पर जिंदा बैठा हूँ, इरादे बुलंद हैं। तो पैनक्रेटाइटिस इज ए मॉडल, पैनक्रेटाइटिस इज एन एक्सपेरिमेंट, इट इज़ नॉट द ओनली थिंग विच वी कैन डू। आयुर्वेदा कैन डू मच बिगर। ब्लड कैंसर हम ठीक कर चुके हैं, कर भी सकते हैं, पर ये दवा बार बार बने उसके लिए हमें साइंस चाहिए। आज हम जो दवा बनाते हैं, हर दवा अगली बार से अलग बनती है। ये बात और है कि काम करती है, पर ऐसे विज्ञान नहीं होता। विज्ञान बनाने के लिए जरूरी है कि आप हर बार वही चीज़ बना पाएँ। सरकार से मदद चाहता हूँ, नहीं मिलती। आज भी एक मरीज आए हुए थे अयोध्या से, बोले भाई जी मैं ठीक हो जाऊंगी, आपके लिए अयोध्या का मंदिर लाऊंगी। मैंने कहा बहन जी उतने पैसे मेरी रिसर्च में दे देना। मैंने मंदिर में जाके जो धागे बांधते हो, मुझे मालूम है आज का देश का माहौल क्या है। मैं किसी को बोलूँगा धागे पे पैसा ना दे के विज्ञान में दे दो, तो हो सकता है देशद्रोही कहलाऊँ, हो सकता है नास्तिक कहलाऊँ, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा रास्ता है सच्चाई का, मेरा रास्ता है विज्ञान का, और बूंद बूंद से गड्ढा भरेगा। सरकार पैसा नहीं देती, पब्लिक तो दे सकती है। अगर हर कोई आदमी 100 रुपये भी देगा तो भी काम कर लूँगा। अभी हमको इफ्का लैब ने 1.25 करोड़ रुपए का एक XRD हमको दिया। XRD एक नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है जो कि सॉलिड को टेस्ट करने का है। किसी देश के पास नहीं है, पूरे देश में बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी है, हम सबसे छोटे हैं, पर हमारे पास है। आज हम देख रहे हैं कि दवा बनने के बाद क्या हो रहा है। आई वांट साइंस, साइंस एंड साइंस, आयुर्वेदा, साइंस एंड सोसाइटी। और जब तक जिंदा रहूँगा तब तक, और मरने के बाद भी मेरा जो और है इस मुहिम को छोड़ेगा नहीं। वैसे मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आपने कैंसर का इलाज करना क्यों बंद किया? बहुत दिल पे चोट मार रहे हो। बट मैं सच में जानना चाहता देखो हूँ। मैंने 14 साल लगाए एक प्रोजेक्ट को लेने में, 11 में से 11 ठीक हो गए। मैंने सोचा था इससे एक्साइटमेंट होगा, इस दवा को डेवलप करने में काम होगा। कोई सुनवाई नहीं, और वो प्रोजेक्ट आज भी चल रही है CCRS के तहत। ये होगा वो, इतनी सारी लाल फीताशाही, तो एक ह्यूमिलेशन की हद होती है। दूसरी बात है कि दवा बनाने में 3 साल लगते हैं, मरीज मरते हुए होते हैं, ब्लड कैंसर होता है, हम सबका इलाज तो कर नहीं सकते। तो मैं एक इंसान हूं ना, थक भी रहा हूँ, बीमार भी हो रहा हूँ, मैं कितना कर पाऊंगा? एक भी तो आदमी नहीं बैठता कि भाई जी दवा मैं आपके साथ बनाऊंगा। अभी एक जगह है मध्य प्रदेश में, मैंने कहा भाई जी आप आइए यहाँ पर वर्कशॉप करिए हमारे कॉलेज में करके, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो मैंने चूल्हे वूल्हे बनवाए, अब आग लगा दी, सब कुछ कर दिया। अब 2 घंटे का मेरा सत्र था, तो मैंने कहा यहाँ पे एक आदमी की ड्यूटी लगाओ, ऐसे आग लगेगी। तो एक एसोसिएट प्रोफेसर थी वहाँ, बोली ये सबसे कर्मठ है। मैं चला गया, आया तो सिर पीट लिया। उन्होंने आग ऐसी लगाई थी जैसे मावा बना रही हो, उन्होंने इतनी तेज आग कर दी, वो सारा सुहा हो गया। ये बहुत धैर्य की, संयम की, त्याग की एक कमिटमेंट है, जुनून है। त्याग नहीं बोलूँगा, जुनून है। कहाँ से लाऊं?
आज सब लोग बोलते हैं कि विवेकानंद बहुत अच्छे हैं, पर बनना कौन चाहता है? मैं तो सिखाना चाहता हूँ, पर सीखना कौन चाहता है? और जो हमारी सरकार है, उन्हें पता है कि ऐसा हो रहा है, पर क्या उनकी इच्छा है ये कि ब्लड कैंसर का इलाज हो? एक आदमी गौमूत्र पी के ठीक हो जाता है तो उसको प्रधानमंत्री जी कसीदे पढ़ते हैं, पर 11 के बारे में आपने किसी को बोला है बोलते हुए? क्योंकि वो वैद बालेंद्र प्रकाश है। आपने सही कहा, ईर्ष्या भाव है बेवजह का, बोलना ही नहीं चाहता कोई। पर जब मोदी जी के साथ ओबामा की बात होती है, जब अमेरिका का जो डेलीगेशन आता है, उस हर डेलीगेशन में मेरे कहानी को सक्सेस स्टोरी के तौर पे बताया जाता है, तो हताश तो ही जाएगा। एक संस्कृत में श्लोक है, निर्वाते प्रीता वन्नी समयोपशाम्यति। उसका मतलब है, संस्कृत में श्लोक है कि एक आदमी बहुत तेजस्वी है, और समर्थ होते हुए भी वो क्या कर पाए? असहाय समर्थो अपि, हाँ श्लोक है, असहाय समर्थो अपि तेजस्वी करिष्यसि, कि एक आदमी तेजस्वी है पर असहाय है, समर्थ होते हुए भी क्या कर सकता है? निर्वाते परिणाम बन्नी स्वयं शाम्यति। जिस तरह निर्वात में जलती हुई अग्नि स्वयं शांत हो जाती है, वही कुछ कहानी मेरे साथ हो गई है। आप लोगों के सहयोग से मैं कोशिश कर रहा हूँ लड़खड़ा दी अपनी नैया को, क्योंकि जिसके गुर्दे भी साथ छोड़ चुके हों, जिसको 3-4 बार हार्ट अटैक हो चुका हो, जिसको इन्वेजिव ब्लैडर ट्यूमर हो, जिसको 4 बार इंसुलिन लगती हो, जिसको खानदानी जेनेटिक ब्रेन हेमरेज हो, इन सब के साथ मैं अपनी नैया पार कर रहा हूँ, धीरे 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 करके लड़खड़ाता हुआ परमिशन चाहिए। In your journey of 36 years, right? 48 48 years now. आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे अलग अलग तरीके की दवाइयाँ बनाने के। उनमें से कौन से कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें जो आपको लगता है कि बहुत सक्सेसफुल रहे, और वो कैसे, उसको आपने कैसे कंसीव किया उस आइडिया को? जैसे जब अभी हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि जो सोना है वो जाकर ब्रेन में उसका वो होता है। ऐसे और कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपने किए और जिससे आप एक दवाई बना पाए, जो, या मतलब बेसिकली एक प्रोटोकॉल बना पाए? एक बीमारी है माइग्रेन। मैं 85 याद करता हूँ, एक लेडी मेरे पास आती है 20 साल से माइग्रेन से पीड़ित, एलोपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथी, यूनानी सब खा चुकी है। अब वो मेरे पास बाई फोर्स आती है, कोई कहती है भाई जी इसकी नब्ज देखो। अब मुझे माइग्रेन की स्पेलिंग भी नहीं आती थी, अब मुझे लगता था बहुत ख़राब बीमारी है, पर वो मेरे को नब्ज देखने को बोलती है। उन दिनों मैं खाली बैठा रहता था, नब्ज पढ़ता था, दिमाग लगता था, पित्त की नाड़ी मिली, मैं पित्त की नाड़ी, यकृत पित्ताशय, मैंने पेट देखा, तो मुझे लगा ये माइग्रेन जो है पित्तावर्त उदान वायु है। और मैं नारिकेल लवण, न्यूमैक्स, सूर्यशेखर सीजोपलादी, रसोन बटी और गोदंती मिश्रण का नुस्खा बनाया, ठीक हो गई। वो आज का दिन है, फ्लॉप ही नहीं होता। और उस दवा को मैंने फिर टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इसका रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल सब कराया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, पेपर भी छप गया। एक्साइटमेंट कहीं से नहीं मिला, जबकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में देश का एक पहला ट्रायल था जब किसी बीमारी पर वो एथिकल क्लियरेंस मिला, ठीक हो गए, छप गया। तो ये मेरे को बड़ा बढ़िया है कि मैंने एक प्रोटोकॉल एक ऐसी बीमारी का बनाया जो दुनिया में लाइलाज। पर जैसे अब आपने का नाम सुना है? हाँ, जब लोग सर दर्द के बारे में सोचते हैं तो एसोसिएट करते हैं, है ना? तो या अगर बुखार होता है तो जैसे वो बन गई है कि अगर किसी को बुखार होता है तो उसके जहन में सबसे पहला नाम आता है खा लो। हम किसी बीमारी के लिए पड़ाव में ऐसा क्यों कुछ नहीं बना, मतलब? देखिए, ये जो है ना, आप जिन दवाइयों के नाम ले रहे हैं उन पर खरबों रुपया खर्चा होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मैं एक अदना सा वैद्य, मैं एक मिसाल पैदा कर सकता हूँ, पर उस मिसाल को एक कमर्शियल मॉडल में बदलने के लिए आपको इंडस्ट्री की जरूरत होती है। अकेला मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट पैदा किया है, पर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हाउ कैन यू कंपेयर विद इट? पर फिर भी मुझे प्रसन्नता है कि मैं एक छोटे से गांव में बैठा हुआ हूँ, पर लोग दूर दूर से आते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरे अंदर जो वैज्ञानिक है वो हतोत्साहित है, क्योंकि उस विज्ञान को लेने वाला कोई नहीं है। पर कुछ दिक्कत नहीं है, मेंडल को भी मरने के 20 साल बाद हुआ था, मैंने सब पब्लिश कर दिया है। कोई ना कोई कभी ना कभी इसको हवा जरूर देगा, मैंने सब डॉक्यूमेंट कर दिया है। तो एक माइग्रेन हुआ,
एक एनीमिया हमारे देश में बड़ी समस्या है, सरकार के सारे प्रोग्राम फेल हुए आयरन दे के। हमने देखा कि माइग्रेन के अंदर एक दवा हम सुशेखर सितोपलादी देते हैं जिसमें आयरन नहीं होते, लोग लाल हो जाते हैं। तो मैंने उसके 3 ट्रायल कर दिए एक्सपर्ट के साथ मिलके, और हमने पाया कि आयरन फॉलिक एसिड से ज़्यादा है। तो दैट इज़ माई कंट्रीब्यूशन, नॉन आयरन आयुर्वेदिक कंपाउंड पर मच बेटर देन आयरन फॉलिक एसिड। ये हो गया। तीसरा, इम्बो, एक दवा है पुरनाभा मंडूर, उसके ऊपर हिपेटोप्रोटेक्टिव वगैरह करके हमने उसे प्रैक-20 बनाया, और जब पाउडर फॉर्म में खाया तो पता चला वो जुकाम को ठीक करती है। फिर रैंडमाइज ट्रायल कराया तो लिवोसिट्रिन से 4 गुना ज़्यादा फायदा करती है। फिर दूसरा ट्रायल कानपुर मेडिकल कॉलेज में कराया तो IgE और टोटल नेजल स्कोर को लिवोसिट्रिजिन अनवांटेड विकास के सापेक्ष ठीक करती है। आज इम्बो 1500 से ज़्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर दे रहे हैं, पब्लिक खा रही है। सो दैट इज़ माई कंट्रीब्यूशन। माइग्रेन का प्रोटोकॉल, एनीमिया का प्रोटोकॉल, ल्यूकीमिया का प्रोटोकॉल, ये सब चीज़ें मेरे हैं, मैं कर रहा हूँ उस काम को। वैसे जब हम बीच में अभी कैंसर की बात कर रहे थे तो हमने बताया कि हम एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ, जो हमारा ट्रायल था जो 11 लोग थे, उस कैंसर का कोई पर्टिकुलर नाम होता है। एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। हाँ, तो उसके अलावा जैसे और भी बहुत सारे कैंसर के फॉर्म्स हैं जो बड़े कॉमन है। जैसे मैंने रिसेंटली एक स्टैट पढ़ा था कि 1 out of 17 पीपल इन द US विल गेट पैंक्रियाटिक कैंसर। क्या पैंक्रियाटिक कैंसर पर भी आपने कभी कुछ करने की कोशिश करी या किसी मरीज के साथ काम करने? आपको पैंक्रियाटाइटिस रह चुकी है, हम्म, पता है मैंने आपको हम्म, कैंसर प्रिवेंशन किया है, क्योंकि पैंक्रियाटाइटिस के 20 से 55% लोगों को पैंक्रियाटिक कैंसर होता है। तो आज जो मेरे 2000 से ज़्यादा मरीज ठीक हैं, जयपुर में ऑन्कोलॉजी की मीट हुई, आई वॉज इन्वाइटेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। बोले भाई जी, यू आर क्लियरली इंडिकेटिंग दैट यू कैन प्रिवेंट कैंसर, क्योंकि आप पैंक्रियाटाइटिस ठीक करके पैंक्रियाटिक कैंसर ठीक कर रहे हो। तो एक बार आदमी गला पकड़ लेता है, आप कुछ नहीं कर पाते, पर वो अगर आपसे 100 गज दूर खड़ा है तो आप बचा सकते हो ना। तो इवन इफ यू हैव ए प्रिवेंटिव मॉडल, वी शुड डू इट। तो कैंसर पे काम कर ही रहा हूँ ना मैं। मेरा ब्लैडर ट्यूमर इन्वेजिव ब्लैडर ट्यूमर था, आज 34 महीने से जिंदा बैठा हूँ। एलोपैथी में सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यून थेरेपी के बाद 35% पेशेंट लिव ओनली फॉर 15 मंथ्स। पर ये दवा क्या है, इसके बारे में ना तो आपको केमिस्ट्री पता है, ना फार्माकोलॉजी पता है, ना फार्माकोकाइनेटिक पता है, कुछ भी नहीं पता। मैं कह क्या रहा हूँ, अंधे की लाठी को जरा आँख दे दो, जरा ढंग से बजेगी। अभी अंधे की लाठी है, क्या वो पैंक्रियाटाइटिस का ट्रीटमेंट है? क्या मैं कह सकता हूँ कि मुंह में जाके काम कैसे करती है? क्या मैं इम्बो के बारे में बोल सकता हूँ? क्या मैं न्यूमैक्स के बारे में बोल सकता हूँ? क्या मैं माइग्रेन की दवा के बारे में बोल सकता हूँ? हाँ, ये काम करती है। जर्नी बहुत बड़ी है, पर जब तक इस देश का वैज्ञानिक, देश की सरकार झकझोरेगी नहीं और जनता नहीं झकझोरेगी, हमें रिसर्च बेस्ड आयुर्वेदा चाहिए। एविडेंस तो हो गया, क्योंकि आविष्कार, हेल्थ देश में आविष्कार नहीं होता। अभी तक नारा दिया गया है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। जय आविष्कार का नारा बाकी है। जय आविष्कार जब आएगा तब ये देश फिर से सोने की चिड़िया में पहुंचेगा जहां पे था।